सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम सभी लोग एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की यूनिट 10 के अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक है भारतीय निर्वाचन आयोग, इसकी चर्चा करने वाले हैं। और हम लोग अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चर्चा करेंगे भारत का निर्वाचन आयोग। तो सबसे पहले इसको जान लेना है कि 25 जनवरी 1950 को जो है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है ना। और यही है कि हम लोग 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, है ना। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है मनाते हैं, ठीक है। तो एस्टेब्लिशमेंट हो गया। और हम लोग देखते हैं प्रथम आयोग की बात करें तो सुकुमार सेन इसके पहले आयुक्त थे। तो वर्तमान में राजीव कुमार 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और अगर अन्य आयुक्तों की बात की जाए तो श्री अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे इसके अन्य आयुक्त हैं। गठन की बात की जाए तो निर्वाचन आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत होता है। सदस्यों की संख्या 3 है और कार्यकाल की बात की जाए 6 या 65, जो भी पहले हो, ठीक है। ये तो एक समरी हमारी हो गई। अब देखते हैं पृष्ठभूमि की बात करें तो 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक, यानी लगभग जो है 39 ईयर की बात की जाए तो उस समय तक केवल एक ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था, है ना। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक यह 3 सदस्यीय निकाय बना। और जिसमें बात की जाए कि RVS पेरी शास्त्री जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, इसके अलावा SS धनुआ और VS सिंगल, है ना, अन्य निर्वाचन आयुक्त थे। यानी यहाँ पर 16 अक्टूबर से ये 3 सदस्यीय हो चुका था। आगे कुछ चेंज हुआ और चेंज होके जो है ये पुनः जो है 1 सदस्यीय में कन्वर्ट हुआ। ये 2 जनवरी से 30 सितंबर 1993 तक। लेकिन पुनः 1 अक्टूबर 1993 को यह 3 सदस्यीय बना दिया गया। और वहीं 1993 से लेके 1999 तक VG कृष्णामूर्ति जो है वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि प्रारंभ से 39 वर्षों तक यह 1 सदस्यीय था। फिर आगे चल के कुछ समय के लिए इसको 3 सदस्यीय बनाया गया, वापस से फिर 1 सदस्यीय बना। और वापस से जो 93 में जो है जो व्यवस्था है 3 सदस्यीय जो अभी तक लगातार चल रही है वह लागू की गई 1 अक्टूबर 1993 से। और इस समय जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो VG कृष्णामूर्ति थे। चलिए, संसद ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तें अधिनियम 1991, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। संसद ने जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तें अधिनियम 1991 पारित किया, जिसके तहत ही जो है आयोग कितना बना, 3 सदस्यीय बनाया गया। महत्वपूर्ण है कि सभी निर्णय इसमें जो है बहुमत से लिए जाते हैं, है ना। और इसकी जो चर्चा है वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त सेवा की शर्तें संशोधन अधिनियम 1993 की धारा 10, इसको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, PSC भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सभी निर्णय बहुमत से लिए जाने की व्यवस्था, उसके लिए ये वाला संशोधन महत्वपूर्ण है और उसकी धारा के अंतर्गत ऐसा होता है। चलिए, हम लोग संवैधानिक प्रावधानों की बात करें कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसकी व्यवस्था हमारे संविधान में भाग 15 में की गई। और इसके लिए जो अनुच्छेद है वह 324 से लेकर 329 के बीच में दिया गया है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग देख लें कि भाई अनुच्छेद तो हमको याद है लेकिन भाग भी याद होना चाहिए कि भाग 15 है ना, भाग 15। चलिए, अब 324 में देखें क्या है कि चुनाव आयोग में चुनावों के लिए निहित जो दायित्व है, अधीक्षण है और निर्देशन का और नियंत्रण, ये प्रावधान 324 में किए गए हैं। वहीं 325 में कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल ना करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। यानी आर्टिकल 325 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी को भी मतदाता सूची में शामिल करने से रोका नहीं जा सकता। वहीं और इस आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। ये इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 326 की बात करें तो लोकसभा तथा प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए जो निर्वाचन होगा उसके लिए वयस्क मताधिकार जो है आधार होगा। वहीं आर्टिकल 327 में विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति होगी। और 28 में कहा गया है किसी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के कानून बनाने की शक्ति है। चलिए, आर्टिकल
329 में चुनावी मामलों में अदालतों का हस्तक्षेप जो है वो निषिद्ध किया गया है। अब बात करते हैं नियम, सेवा शर्तें और वेतन की। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के दूसरे उपखंड में के अधीन भारत के राष्ट्रपति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करने की शक्ति दी गई है। यानी जो हमारा आर्टिकल 324 है और इसके 324(2) के अंतर्गत जो है, अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त को कौन नियुक्त करेगा, तो सही उत्तर होगा इसका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति द्वारा ऐसी नियुक्ति के लिए क्या आधार है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो मंत्रिपरिषद की सलाह जो है इसके लिए महत्वपूर्ण है। यानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो है वाली एक मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर ही राष्ट्रपति ऐसी नियुक्तियां करता है, जो कि 324(2) के अंतर्गत है। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति भी करता है। यानी राष्ट्रपति की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर होगी, वहीं जो प्रादेशिक आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति जो है वह निर्वाचन आयोग की सलाह पर करता है। लेकिन करता कौन है? राष्ट्रपति, है ना। निर्वाचन आयुक्त तो क्षेत्रीय आयुक्त की सेवा शर्तों का जो और कार्यकाल है उसका निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। आगे आते हैं, सेवा शर्तों की बात करें तो निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें राष्ट्रपति निर्धारित करता है। महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 324(2) में भारत के राष्ट्रपति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की संख्या समय समय पर निर्धारित करने की लिए भी जो है प्राधिकृत किया गया है। यानी राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि संख्या कितनी होगी, इसकी व्यवस्था जो है वो 324(2) में की गई है। ठीक है। वेतन भत्तों की बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त की शक्ति वेतन भत्ते लगभग समान होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो दोनों निर्वाचन आयुक्तों को भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समक्ष वेतन दिया जाता है ना। जो वेतन और भत्ते हैं वो किसके समान है? सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होता है उसके समान है। जैसा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त सेवा की शर्तें नियम 1992 में उपबंधित किया गया है, और इनका जो वेतन है वह भारत की संचित निधि पर भारित होता है। चलिए कार्यकाल की बात करें तो 6 या 65 जो भी पहले हो वो होता है। अब हम बात करें कार्य की तो इनके कार्य क्या हैं भाई? मुख्य निर्वाचन आयोग के एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन व्यवस्था ही लोकतंत्र को सुदृढ़ता प्रदान करती है। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य जो है वो निम्नलिखित हैं, देखते हैं। सबसे पहले निर्वाचक नामावली को तैयार करता है और जो योग्य मतदाता है यानी 18 वर्ष या उससे अधिक के व्यक्ति उनको पंजीकृत करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन, चुनाव तिथियों का निर्धारण और नामांकन पक्षों की जांच करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना और चुनाव चिन्ह को आवंटित करना, विवाद निपटारे हेतु न्यायालय का कार्य करना। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों हेतु आचार संहिता का निर्माण। चलिए आगे देखते हैं, चुनाव प्रक्रिया में सुधार और प्रादेशिक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए भी राष्ट्रपति को सलाह देता है। देश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन, निर्देशन, नियंत्रण की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग के पास होती है। चुनाव में धांधली के दौरान निर्वाचन आयोग को यह शक्ति प्राप्त है कि वह संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव रद्द कर दे या आगे चल के उपचुनाव की व्यवस्था भी करे। निर्वाचन संबंधी मामलों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को उपयुक्त सलाह देना। निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय निकाय है जो केंद्र और राज्य सरकार के चुनाव संबंधी दिशा निर्देशों का कार्य करता है। अब देखते हैं भाई इनको पद से हटाने, जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनको पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो 2 तरीके हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपनी पदावधि के दौरान या तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे दे या फिर संसद द्वारा पारित केवल महाभियोग के द्वारा, है ना। महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में हम लोग आगे जानेंगे, है ना। इन 2 तरीकों से जो है इनको पद से हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल निश्चित है और उसे पद से उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, यानी सिद्ध कदाचार और शारीरिक अक्षमता के आधार पर। ठीक है। भारत में निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद जो है वो धारण नहीं करता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त एवं प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। चलिए कुछ मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों की चर्चा करें, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसके संस्थापक एलन ऑक्टोवियन ह्यूम थे। हाथ का पंजा इसका निशान है और 1885 में 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई। बीजेपी की बात करें तो इसके संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी, निशान कमल, स्थापना वर्ष 1980। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और
सॉरी इसको माफ़ कीजिए कि गड़बड़ हो गया सन, है ना। और अरविंद केजरीवाल 2013। चलिए CPIM इसके जो है संस्थापक में ESM नंबूदरीपाद, ज्योति बसु, हरकिशन सिंह सुरजी, हथौड़ा हसिया वतार 1964 स्थापना वर्ष। बहुजन समाज पार्टी कांसीराम संस्थापक थे, हाथी चिन्ह 1984 स्थापना है। नेशनल पीपल्स पार्टी PM संगमा की है, निशान है इसका किताब, और स्थापना वर्ष 2013। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है, इसको हम लोग जान लेते हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने के लिए 3 शर्त में से कोई एक शर्त पूरी करना चाहिए। पहली शर्त क्या है, उस पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट हासिल करना चाहिए। पहली शर्त तो ये हो गई कि कोई भी जो पार्टी है वो कम से कम 4 राज्यों में, मिनिमम 4 स्टेट में, और लोकसभा या विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उनमें 6% का वोट हासिल करे। अगर यह शर्त पूरी नहीं होती है तो जो लोकसभा की कुल सीटों के 2% सीटें प्राप्त करे, यानी उसको 11 सीटें कम से कम 3 राज्यों में प्राप्त करना चाहिए, है ना। यानी महत्वपूर्ण बात यह है कि कितनी सीटें, 11 सीटें कितने राज्यों में, 3 राज्यों में, दूसरी शर्त। और यह शर्त भी पूरी ना हो तो वो क्या करे, कम से कम 4 राज्यों में क्या हो, उसके पास क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। अब राष्ट्रीय पार्टी बनने का फ़ायदा क्या है, इस सुविधाओं को हम लोग देख लेते हैं कि जो राष्ट्रीय पार्टी होती है उन्हें पार्टी दफ्तर बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से ज़मीन या आवास उपलब्ध कराया जाता है। दूसरी क्या है कि चुनाव के समय 40 स्टार प्रचारक पार्टी के लिए प्रचार कर सकते हैं, जबकि क्षेत्रीय दल की संख्या 20 है ना। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों का जो चुनाव चिन्ह है वह दूसरे राज्यों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि राष्ट्रीय दलों के मामले में चुनाव चिन्ह संरक्षित होते हैं। इसके अलावा नामांकन दाखिल करने के लिए उम्मीदवार के प्रस्तावों की संख्या बढ़ सकती है, और राष्ट्रीय मीडिया पर फ्री चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैसे मिलता है भाई राज्य पार्टी का दर्जा। इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। राज्य स्तरीय दल की मान्यता के लिए किसी पंजीकृत पार्टी को विधानसभा चुनाव में जो वैध मतदान हुआ है उसका 6%, है ना, और कम से कम 2 सीटें। कितनी सीटें, 2 सीटें, और कम से कम 6% वोट। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में यदि लोकसभा चुनाव में वह 6% वोट ले ले और 1 सीट ले ले, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में दोनों में जो वोट का परसेंटेज रखा गया वो रखा गया 6, और विधानसभा में आप 2 जीतिए और लोकसभा में 1 जीतिए तो आप राज्य स्तरीय दल के रूप में, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात यह कि विधानसभा में कम से कम 3 सीटें, कम से कम कितनी सीटें, 3% सीटें, 3% सीटें, है ना, और कम से कम 3 सीटें, जो भी अधिक हो जीते तो उसे राज्य स्तरीय दल की मान्यता मिल सकती है। यदि लोकसभा या विधानसभा में पार्टी को कोई सीट ना मिले लेकिन 8% या उससे अधिक हो, तब भी उसे राज्य दल की जो है दर्जा मिल सकता है। कुछ महत्वपूर्ण कानून हैं, जैसे जनप्रतिनिधि कानून 1950 है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, मतदाता पंजीकरण अधिनियम 1960, निर्वाचन नियम संहिता 1961, चुनाव चिन्ह आवंटन आदेश 1968, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952। चलिए आगे देखते हैं कि कुछ चुनाव आयोग द्वारा मोबाइल ऐप भी लॉन्च किएगा, जिसमें सी विजिल है, समाधान और सुविधा, है ना। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मतदान के समय कुछ महत्वपूर्ण बातों के अंदर देखते हैं कि जो स्याही प्रयोग की जाती है उसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है। निर्वाचन की योग्यता और शपथ ग्रहण का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। हमने बताया था 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, और इसका प्रारंभ जो है वो 2001 से यह हुआ है। आयोग के कार्यों में सहयोग देने के लिए सचिवालय के लिए एक वरिष्ठतम अधिकारी के रूप में, है ना, सचिवालय के वरिष्ठतम अधिकारी के रूप में 2 या 3 उप निर्वाचन आयुक्त और महानिदेशक होते हैं। सामान्यतः देश के अखिल भारतीय जो है राष्ट्रीय सिविल सेवा से नियुक्त किए जाते हैं, है ना, यानी जो IAS होते हैं वो यहाँ पे लगभग होते हैं। चलिए निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2009 में निर्वाचन प्रबंधन के अभिन्न अंग के रूप में मतदाता शिक्षा और निर्वाचन सहभागिता को औपचारिक रूप से अपनाया है। कब से? 2009 से। अगला है भारत
लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसका नाम है IDEA। भारत लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान IDEA, ये स्टॉकहोम स्वीडन का एक संस्थापक सदस्य है। भारत जो है इस IDEA का एक संस्थापक सदस्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि EVM का पहली बार प्रयोग 1982 में केरल के 70 विधानसभा पारूर विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र में किया गया है ना, केरल के पारूर विधानसभा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपयोग की जा रही EVM जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अधिकतम 2000 मत दर्ज कर सकती है। EVM को 2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी भारत BEL है ना, बेंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद के सहयोग से निर्वाचन आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किया गया है और डिज़ाइन किया गया है। EVM का जो विनिर्माण है उपयुक्त दोनों ही उपक्रम करते हैं। तो दोनों उपक्रम कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर में और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद, ये दोनों मिलकर EVM बना रहे हैं, हैदराबाद और बेंगलोर है ना। VVPAT युक्त EVM का पहली बार प्रयोग नागालैंड के 51 नॉक्सेन जो ST को रिजर्व था विधानसभा क्षेत्र के उपनिर्वाचन में किया गया। वाईपैट है ना, विधानसभा का क्रमांक है 51 और उसका नाम है विधानसभा का नॉक्सेन, कहाँ पे है, नागालैंड में। यहाँ पर सबसे पहली बात VVPAT का प्रयोग किया गया। चलिए नेक्स्ट है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20 खा के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सरकार के अधिकारियों को प्रेक्षकों, सामान्यतः प्रेक्षक और निर्वाचन व्यय प्रेक्षक है ना के रूप में नियुक्त करता है। किसके रूप में नियुक्त करता है, प्रेक्षक के रूप में नियुक्त करता है। तो भारत निर्वाचन आयोग या जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वह संसदीय जो विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में सरकारी जो अधिकार होते हैं, सरकार के अधिकारी होते हैं, उनको प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया करता है। और इसकी जो व्यवस्था है वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 20 खा के अंतर्गत। अब देखिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, इसकी धारा 26 के अंतर्गत क्या व्यवस्था है, जिला निर्वाचन अधिकारी पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों को नियुक्त करते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में ऐसी नियुक्तियां रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जाती। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 खा के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग राज्य संघ राज्य क्षेत्र सरकार के परामर्श से सरकार या स्थानीय निकायों के एक अधिकारी को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त करेंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पे ये जानकारी है, इसलिए थोड़ा सा कठिन लगेगी, लेकिन इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। मैंने ये 20 खा है, धारा 26 है, धारा 13 खा है, जो इम्पोर्टेंट थी इसलिए मैंने स्लाइड में लिया है। चलिए संसदीय विधानमंडल निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावलियाँ तैयार करने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उत्तरदायी होता है। ठीक है, आगे देखिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 21 के अनुसार एक संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी संबंधित संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचनों के संचालन के लिए उत्तरदायी है। तो जो निर्वाचन के संचालन के लिए उत्तरदायी है संसदीय विधानसभा के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं है ना, वो रिटर्निंग अधिकारी होते हैं है ना। तो RO जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, RO कहा जाता है ना। और ये चर्चा कहाँ पे है, तो जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है उसकी धारा 21 में ये बात कही गई है ना। जिला निर्वाचन अधिकारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 का के अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शर्त के अधीन जिले में निर्वाचन कार्य का परीक्षण करेगा या ऑब्जर्वेशन करेगा। जिला निर्वाचन कौन होता है, ये कलेक्टर होता है। चलिए नेक्स्ट है भारत निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से
राज्य सरकार के एक अधिकारी को जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित या पदनामित करता है। अगला है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 का, 51 की धारा हो गई 20 और इसकी हो गई 50 की 13 का के अनुसार, अब क्या है भाई इसके अनुसार, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में निर्वाचन कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए प्राधिकृत हैं, किंतु यह निर्वाचन आयोग के समग्र अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारा कलेक्टर है वह क्या करेगा, निर्वाचन कार्य के परीक्षण के लिए प्राधिकृत है ना, और लेकिन किसके अंडर में करेगा सारा कार्य, ये चुनाव आयोग के अंडर में। ऐसी व्यवस्था कहाँ पे की गई है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 51 की धारा 20 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 का के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 324(1) में आयोग के पास राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचन के संचालन, निर्देशन, नियंत्रण की शक्तियां भी निहित हैं, है ना, निर्वाचनों के, ठीक है। विस्तृत प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 व उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत किए गए। भारत के लिए पहली ईवीएम MB हनीफा ने बनाई थी। उन्होंने इसका पंजीकरण 1980 में कराया। सन 1988 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन कर एक नई धारा जिसका नाम है 61A, है ना, जनप्रतिनिधित्व में एक नई धारा जोड़ी गई 61A, जिसके जरिए चुनाव आयोग को मतदान में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करने का अधिकार मिल गया। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, MB हनीफा ने पहली ईवीएम बनाई, 15 अक्टूबर 1980 को उन्होंने रजिस्टर्ड कराया। फिर अब चुनाव आयोग को उसको इस्तेमाल का अधिकार चाहिए था, तो इसके लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो है उसमें 1988 में संशोधन किया गया और उसमें एक धारा जोड़ी गई 61A। इसने इसको प्राधिकृत कर दिया कि भाई अब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो चलिए ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था निर्वाचन आयोग पे। अगले वीडियो में हम लोग निर्वाचन सुधार की चर्चा करेंगे और उसके अगले वीडियो में हम लोग MCQs लगाएंगे, है ना। आशा है आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।